2009 की गर्मियों की शुरुआत में मेरे मॉम डैड एक बहुत ही मुश्किल तलाक के दौर से गुजरे और उससे भी मुश्किल वो हमारी कस्टडी की लड़ाई में उलझ गए। जज ने ये फैसला सुनाया कि हमें गर्मियों की छुट्टियां बिताने के मौके अपने डैड के साथ मिलेंगे, जो पोर्टलैंड से सैन डिएगो शिफ्ट हो गए थे। गर्मियों की छुट्टी के पहले दिन हमारे डैड के भाई अंकल जो आ गए। मेरा भाई जेडन कूदकर गाड़ी में बैठ गया। उसने सैन डिएगो के बारे में बहुत कुछ सुना था और बीच पर जाने के लिए और इंतजार नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ मैं इस आइडिया से ज्यादा खुश नहीं थी। मैं जून में 16 साल की हो चुकी थी और गर्मियों की छुट्टियां अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहती थी। हमारा लक्ष्य था कि हमें ओरेगोन से होते हुए पैसिफिक कोस्ट हाईवे पार करना था और फिर एक हफ्ते में सब सैन डिएगो पहुंच जाते। जो का कहना था कि ये उसका शुरू से सपना रहा है। मैं इस बात को मानती हूँ कि पहली बार के लिए वो नजारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन कुछ देर तक इसी तरह गाड़ी की सीट पर बैठकर उस नजारे को देखना बहुत ही बोर बन चुका था। मैं और क्या कर सकती थी? डिनर में बर्गर खाने का क्या विचार है? अंकल ने हमसे पूछा। हाँ, मैंने कान से हेडफोन निकालकर कहा। हाँ, क्यों नहीं। तुम क्या कहते हो शेरन, क्या तुम बर्गर खा लोगे? मैंने गाड़ी की पीछे वाली सीट की तरफ मुड़कर देखा। मेरा भाई बहुत ही ध्यान लगाकर गेम खेल रहा था। हाँ, वो भी खा लेगा। मैंने अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमाया और तभी मैंने सड़क के किनारे का आदमी को काउबॉय हैट पहने हुए देखा। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे और लाल रंग का चेक डिजाइन का रुमाल गर्दन पर लगाया हुआ था। वो अपने हाथ का अंगूठा निकालकर घूम रहा था। जो अंकल गाड़ी चलाते रहे, उन्होंने उस आदमी की तरफ ध्यान नहीं दिया। ए जेडन, क्यों ना अब तुम गेम बंद कर दो और एक बार खिड़की से बाहर झांक कर देखो। तुम नहीं जानते तुम क्या मिस कर रहे हो। ये तो काफी अजीब है। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ आसपास खेत भी हैं। तुमने ऐसे क्या देखा? जिस आदमी के पास से हम गुजरे, जिसने काउबॉय जैसे कपड़े पहने हुए थे। काउबॉय? वाह, चलो वापस चले। हो सकता है कि उसके पास घोड़ा भी हो। अगर उसके पास घोड़ा होता तो वो पैदल नहीं जा रहा होता ना। जैसे ही जेडन ने बात करना शुरू किया, वैसे ही मैंने एक बार फिर उस काउबॉय के हमारे सामने सड़क पर खड़े हुए देखा। ये रहा वो, एक बार फिर। कौन? वो काउबॉय। वो जैसे ही हमारी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, मैंने उस काउबॉय को साइड वाले शीशे में ढूंढा, लेकिन वो नहीं था। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मैं जानता हूँ कि तुम अजीब हो, लेकिन मैंने जेडन को घूरते हुए पिछली सीट की तरफ देखा। जब मैंने पीछे की खिड़की की तरफ देखा तो वो काउबॉय ठीक हमारी गाड़ी के पीछे खड़ा था और हमें जाते हुए देख रहा था। देखो, वो रहा वो दोबारा। जेडन एक नन्हे समुद्री डाकू की तरह उछाल पड़ा और खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन काउबॉय तब तक गायब हो चुका था। कुछ मिनट के लिए हम यूं ही चुपचाप बैठे रहे। मैं जानती थी कि वो क्या सोच रहे थे, कि मैं पागल हो चुकी हूँ। एक मिनट के लिए मुझे लगा कि शायद वो सही सोच रहे हूँ। फिर मैंने उस काउबॉय को दोबारा देखा। वो इतना दूर था कि इस बार मुझे यकीन था कि उन्हें भी वो दिखा होगा। इस बार आपने उसे देखा है ना? हम उस काउबॉय के पास से गुजर गए, लेकिन ना ही मेरे अंकल ने और ना ही मेरे भाई ने कुछ कहा। आगे बढ़ने पर जो ने एक पुराने भूतों के नगर की तरफ इशारा किया। साइन के नीचे एक बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि उस नगर में कोई मेला चल रहा है। देखो, एक मेला। ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। आओ यार, रुककर अपनी टांगें थोड़ी सीधी करें। मुझे यकीन है हमें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। थोड़ा स्नैक खा लेंगे तो तसल्ली होगी। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी। जिस जगह ये मेला लगा हुआ था उसके हिसाब से वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे। सड़क पर जो भी हुआ, मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मैं जहाँ भी नजर उठाकर देखती, सभी आदमियों ने उसी तरह के काउबॉय कपड़े पहने थे और गले में लाल रंग का रुमाल लगाया हुआ था। मैंने अपनी समझ पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या एक संयोग था कि सभी लोग उस तरह के कपड़ों में थे? और जिस आदमी को मैंने सड़क पर देखा, या फिर उन सभी आदमियों को उन्हें मैंने देखा, वो इसी मेले में जा रहे थे। जब मैं अपने उन ख्यालों में खोई हुई थी, तब अंकल जो सबके लिए छल्ली खरीद कर ले आए। उन्होंने मुझे एक भुट्टा दिया, लेकिन मुझे उसका एहसास तब हुआ जब उसका गरम गरम मक्खन मेरे होंठ पर लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे बात कर रहे थे। ये क्या था? हम वहाँ उस बेंच पर बैठने जा रहे हैं, क्या तुम साथ आओगी? मैंने धीरे से सर हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी भी सभी काउबॉय आदमियों के ख्यालों से बाहर नहीं आई। जेडन किसी से बात कर रहा था, वो हमसे दूर नहीं था। उस काउबॉय के बगल में एक सुंदर घोड़ा खड़ा हुआ था। मेरे भाई को घोड़े बहुत पसंद थे और वो हमेशा उन्हें चलाना सीखना चाहता था। जेडन ने अपनी बातें खत्म की। जैसे ही वो हमारी तरफ आने लगा, काउबॉय और उसका घोड़ा भी आगे अपने रास्ते पर निकल गए और मुझे फिर से वही रहस्यमयी काउबॉय दिखने लगा जिसे मैंने सड़क पर देखा था। जैसे ही मैंने काउबॉय की तरफ देखा, मैं चौंक कर कूद पड़ी। भुट्टा मेरे हाथ से गिर गया, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन से जाकर लगता, मैंने उसे बचा लिया। जैसे ही मैंने वापस मुड़कर देखा काउबॉय की तरफ, तो वो गायब था। मैं जेडन के साथ वाली खाली जगह पर जाकर बैठा। उसका मुंह मक्खन और मक्की की गुठलियों से भरा हुआ था। वो लगातार उस काउबॉय और उसके घोड़े की बातें कर रहा था जिससे वो मिलकर आया। अंकल जो पिकनिक टेबल की दूसरी तरफ जाकर बैठ गए और मुझे ध्यान से देखने लगे।
मैं सोच रहा था कि तुम बच्चे पिछले 3 दिन से गाड़ी में बैठे बैठे थक गए होगे। कल हमें एक दिन के लिए सेंटा क्रूज पर रुक जाना चाहिए। हो सकता है हम बीच पर जाएं और वहां जाकर बाइक किराए पर लें। मैंने सुना है कि उनकी सड़कें काफी चौड़ी हैं और वहां एक शानदार रोलर कोस्टर भी है। मुझे यकीन है तुम्हारे डैड को एक दिन से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या वाकई? ये तो बहुत मजेदार है। एलेक्स, तुम्हारा क्या कहना है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार फिर रहस्यमयी कॉबॉय को देख लिया। वो एक पुरानी बिल्डिंग के पास खड़ा था। मैं खड़ी हुई और बहुत ही ध्यान से उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी। मुझे इस बात पर यकीन नहीं था कि क्या वो तब भी उस जगह पर खड़ा होगा जब तक मैं पहुंचूंगी। जैसे जैसे मैं पास जाने लगी, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसे छुआ। जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया, मैंने इस बात का एहसास किया कि वो बस एक लकड़ी पर बना हुआ स्टैचू था। मैं अंदर ही अंदर हंसने लगी। हे भगवान, मैं कितनी पागल हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? ये तो बस एक साइन है। वो सभी कॉबॉय जो मैंने आते हुए सड़क पर देखे, शायद वो इस जगह पर आने के लिए रखे गए थे। अब मुझे समझ में आया। मेरा मतलब है कि कोई एक गाड़ी से भी तेजी से कैसे भाग सकता है। जब मैंने देखा कि मेरे अंकल बिल्कुल शांत खड़े हैं, तो मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने केबिन के खुले हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। केबिन के अंदर उस परिवार का म्यूजियम बना हुआ था जिन्होंने इस नगर की खोज की थी। पिछली दीवार पर परिवार के सभी सदस्यों के पुतले भी थे। वही काउबॉय जिसे मैंने देखा था और उसके साथ 6 बच्चे। फिर अंकल जो ने उस आदमी की बीवी की तरफ इशारा किया। मैं वो देखकर सदमे में आ गई। ये ऐसा था जैसे मैंने सीधे किसी शीशे में देख रही हूँ। उस काउबॉय की बीवी ठीक मेरे जैसी दिखती थी। मैंने पीछे मुड़कर उस केबिन के दरवाजे की तरफ देखा। वो आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपनी हैट उतारी और हवा में गायब हो गया। जैसे ही मैंने उस बंगलो में कदम रखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो अगले कुछ हफ्तों के लिए हमारा घर होने वाला था। वो छोटा था लेकिन बहुत ही प्यारा था। चारों ओर रंगीन फूल लगे हुए थे। बिस्तर के ठीक बीचों बीच एक बकेट रखी हुई थी जिसमें एक शैंपेन की बोतल थी, जो घर में रखी हमारी बोतल से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। ये बहुत ही शानदार होने वाला है, मैंने बिस्तर पर गिरते हुए कहा। मेरे चेहरे से मुस्कान जा नहीं रही थी। टोबी भी मेरे साथ बिस्तर पर लेट गया, हालांकि वो कुछ परेशान लग रहा था। क्या मेरा पति ठीक है? 3 साल तक उसे डेट करने के बाद मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसे इस तरह बुला सकती हूँ। उसने सर हिलाकर हाँ कहा, हालांकि मैं उसके माथे पर बनी लकीरें देखकर समझ गई कि वो सोच रहा है। ये जगह बेहद खूबसूरत है, लेकिन मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सस्ती कैसे है। शायद यहाँ कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे? मैंने उससे मजाक करते हुए पूछा, लेकिन वो सही कह रहा था। हमें सच में वो जगह मानो फ्री में मिल गई हो। वेबसाइट के अनुसार उसकी वजह बहुत ही सरल थी। ये एक नया होटल था और उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज की जरूरत थी, और उसके लिए वो कुछ पैसे भी गंवाने के लिए राजी थे। और ये बात उस समय हमें काफी समझदार लगी। कई साल पहले मैंने इस आइलैंड और उसके रक्षक की एक पुरानी कहानी सुनी थी, जिसके बारे में मुझे उस वक्त ठीक से याद नहीं था। बस इतना पता था कि वो यहाँ के निवासियों के जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ था। खैर चलो, इसके बारे में नहीं सोचते, आओ रिजॉर्ट घूम कर आते हैं ना। मैंने टोबी का हाथ पकड़ा और उसे गर्मी में घसीटने लगी। हम दोनों की फ्लाइट के अजीब टाइमिंग्स की वजह से थके हुए थे, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती थी कि आखिर हम कहाँ आए हैं। हमें इस रिजॉर्ट के रिसेप्शन एरिया को ढूंढने में बस कुछ ही मिनट लगे। हमें गाड़ी से सीधे अपने कमरे में उतारा गया था, इसलिए हम इस जगह पर पहली बार आ रहे थे। वो देखने में बहुत ही खाली, हम दोनों ने एक साथ कहा और फिर एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराए। मुझे लगा था कि यहाँ कुछ और लोग होंगे, मैंने धीरे से कहा और फिर फौरन अपना सर हिलाया। चलो, कम से कम हमारे पास अकेले साथ वक्त बिताने के लिए बहुत जगह है, और मुझे यकीन है कि हमें ड्रिंक्स और स्नैक्स के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना होगा। टोबी ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वो थोड़ा परेशान लग रहा था। हम पहली बार इस तरह के अच्छे वेकेशन पर एक साथ आए थे, और शायद इसलिए हम चाहते थे कि ये एकदम परफेक्ट हो। जब हम एक साथ होते थे तो अकेला होना दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अजीब था कि माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। स्टाफ की एक मेंबर ब्रेंडा, जो कि रिसेप्शन से थी, अचानक हमारे सामने आ गई। मैं ना चाहते हुए भी ये कदम दूर हो गई। हम कितनी देर से पागलों की तरह ऐसे खड़े हुए थे। वो मैंने तो यहाँ देखा नहीं। टोबी हड़बड़ाते हुए पीछे वाली दीवार से टकरा गया। वो एक सेकंड के लिए नर्वस हो गया। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे प्यार से दबाया। मैं जानती थी कि वो नए लोगों के सामने थोड़ा घबरा जाता है, और सच कहूं तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कोई बात नहीं, मैं माफी चाहती हूँ कि इस समय आपको यहाँ पर इतनी शांति लग रही है। हम जल्द ही बड़े ग्रुप के आने की उम्मीद कर रहे हैं, और तब हमारे ज्यादातर कमरे भर जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप दोनों आराम से पूरे रिजॉर्ट में घूम सकते हैं, जाहिर है।
चाहे हमारे पास 2 गेस्ट हो या 200, हमारी फैसिलिटीज आपके लिए खुली हैं। ब्रेंडा ने वो सब इतनी जल्दी और एक सांस में बोला जैसे वो कोई स्क्रिप्ट याद कर आई हो। इसमें मैं उससे गलत नहीं कह सकती। उसे सुनने पर पता चल रहा था कि इंग्लिश उसकी दूसरी या फिर तीसरी भाषा है। चाहे जो भी हो, मैं उसकी मुस्कान की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकती जो उसने हमें दिन के समय में डराने के बाद भी बरकरार रखी। क्या तुम हमें सलाह दे सकती हो कि अभी हमें कहाँ जाना चाहिए? मैंने एक पॉज लेने के बाद उससे पूछा। मेरा ध्यान उससे हटकर आसपास की सजावट पर जा चुका था। होटल के कुछ हिस्सों में किसी चर्च या मंदिर से मिलती जुलती पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिन्हें देखकर मैं ये यकीन से कह सकती थी कि उस पर कोई आम लोग नहीं बल्कि साधु संत बने हुए थे। लेकिन मैं उनकी पसंद के बारे में कुछ भी कहने वाली कौन होती थी? अगर वो दिखने में अच्छी लग रही थी तो ठीक है, क्योंकि अभी आप दोनों अकेले हैं तो क्यों ना आप बीच का मजा ले लें। आप चाहें तो यहाँ की कुछ एक्टिविटीज ले सकते हैं जो आपको चाहिए हो। और हाँ, यहाँ के रेस्टोरेंट में जाना मत भूलिएगा। मैं अभी अभी जापानीज वाले में होकर आई हूँ और मैंने जो भी लिया बहुत स्वादिष्ट था। उसका उत्साह देखकर हमने सर हिलाया। इतने अच्छे तरीके से किया गया स्वागत सबको अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ब्रेंडा के बर्ताव में एक बात नोट की जो मुझे काफी अजीब लगी। वो बार बार इधर से उधर हिल रही थी जैसे वो कंफर्टेबल ना हो। शायद वो गर्मी का असर हो सकता है। तो भाई ठीक है, हम कुछ स्नैक्स खाने के बाद बीच पर जाएंगे, मैंने तय किया। टोबी ने मुझे करने भी दिया। हालांकि उसके ठीक बाद उसने कसकर मेरा हाथ पकड़ा। ब्रेंडा ने सर हिलाया और बड़ी सी मुस्कान के साथ वो किस तरह चाहती थी कि हम इस रिजॉर्ट का पूरा मजा लें उसके बारे में कहते हुए वहां से चली गई। कुछ तो है जो यहाँ ठीक नहीं है, टोबी ने फुसफुसाते हुए मेरे कान में कहा जब हम वहां के एक बार में स्नैक्स खाने के लिए जाने लगे। हमारे हाथ पे एक मैप था जो हमें अपने कमरे से मिला था, इसलिए कम लोग होने के बावजूद वहां जगहों को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। एक ब्रांड न्यू होटल और ब्रेंडा ने ये कहा था कि। एक अजीब आवाज ने मेरी बात बीच में ही काट दी। वो हल्की, रस भरी गुर्राहट थी जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पाई। ये क्या? मैंने इधर उधर घूम कर ही पता लगाने की कोशिश की कि वो कहां से आ रही थी, लेकिन नहीं पता चला। मुझे नहीं पता ये क्या था। जो भी और भी ज्यादा घबराया हुआ था। अपने नीचे वाले होंठ को दबाते हुए उसने मुझे खुद के थोड़ा और करीब खींचा। उसके हाथ गर्म थे और वो कांप रहा था। वो शायद रेडियो या किसी चीज की आवाज होगी, मैंने एक सेकंड के लिए सोचा। हालांकि मुझे अपनी बातों पर यकीन नहीं था। आखिरकार वो आवाज बहुत ही अलग थी। क्या तुम पहले जाकर बीच देखना चाहती हो? हाँ, बीच पर बने बार में कुछ चिप्स या कुछ सामान ले सकते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहती टोबी ने मुझे वहां से बाहर खींचना शुरू कर दिया। मुझे ये देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो कितना डर गया है, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था। इसलिए अपने डर को छुपाना ही एक मात्र रास्ता था जिससे मैं उससे थोड़ा सा शांत रह सकती थी। ये देखने में बहुत ही मजाकिया था कि हम दोनों इस तरह सिचुएशन में कितने डरपोक बन गए थे, लेकिन हम दोनों में से एक को तो थोड़ा स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा ना। बीच भी उतना ही शांत था जितनी बाकी जगह। यहाँ तक कि जब लहरें तट पर आ रही थी तो उनकी भी कोई खास आवाज नहीं थी, जैसे मैंने अपने कानों में रुई डाली हुई हो। मेरा पति अपने चेहरे पर अजीब भाव लेकर इधर उधर घूम रहा था। समुद्र तट को शांति और सुंदरता की तस्वीर माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका अनुभव बहुत ही डरावना था। वहां चल रही हवा ऐसी थी जैसे वो हमें उड़ा ही देगी। मिट्टी इतनी गर्म थी कि हमारे पैर जल रहे थे। मुझे भी वहां कुछ अजीब सा लग रहा था। ये कह रही है कि दूर हो जाओ, आखिरकार टोबी ने कुछ कदम पीछे लेकर कहा। मैंने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें घुमाई, ये सोचकर कि वो मस्करी कर रहा है। कम ऑन, हम दोनों जानते हैं कि ये सच नहीं है, मैंने कहा, और शायद वो यही कहना चाह रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे दर्द का एहसास तब हुआ जब मुझे होश आया। मैं थोड़े पानी में घुटनों के बल बैठी हुई थी। मेरे हाथ और पैर बंधे हुए थे। टोबी आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी इस नगरी में एक पुरानी कहावत है, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रकृति आपको इसकी इजाजत देती है या नहीं। ओके? ओह, ये उसी कहानी से मेल खाती थी जो मैंने सुनी थी, लेकिन अब मुझे वो ज्यादा याद क्यों नहीं है। ब्रेंडा, उसकी भाषा में बदलाव आ गया था। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजी बोली है। क्या वो पहले नाटक कर रही थी? एक मछुआरा जब मछली पकड़ने जाता है तो पहले कुछ मछलियों को वापस समुद्र में फेंक देता है। वो एक तरह का प्रसाद होता है, एक तोहफा, या फिर आप उसे एक तरह की बलि चढ़ाना भी कह सकते हैं। समझे आप? एक मिनट, इस बात से उसका क्या मतलब था? तो लापता लोगों से हमें मीडिया और प्रेस का बहुत ध्यान आकर्षित होता हुआ मिलेगा। पहले तो ये सब काफी नेगेटिव होगा, जाहिर है, लेकिन फिर लोगों का उत्साह बढ़ेगा।
लोग भागते हुए हमारे रिजॉर्ट में ये देखने आएंगे कि किस जगह तुम दोनों के साथ ये हादसा हुआ कि तुम वापस ही नहीं आए। तुम्हारे साथ हुआ क्या? तुम पागल हो, मैं चिल्लाई। मैं कुछ करने के लिए हिलने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अपने सामने भूखी लहरों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पुराने लोगों का मानना है कि एक राक्षस इस समुद्र में बसता है। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो बहुत ही अच्छा भाग्य लेकर आता है उनके लिए जो उसे सही तरीके से खुश करते हैं, और मैं आज उन्हें खुश करूंगी। टोबी मेरे साथ बगल में बैठा हुआ था। उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डर ने उसे घेर लिया था। मैं उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी तरफ गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। वो जमा सा हुआ था, बल्कि मैं भी उसी तरफ देखने लगी जहां वो देख रहा था। जिस राक्षस की बात ब्रेंडा ने की थी वो वास्तव में था, और वो बहुत बहुत भूखा था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि साल के दौरान हम किस दौर से गुजरे थे। फैमिली वेकेशन एक परंपरा थी जिसका हमने हमेशा पालन किया। अक्सर मैं, मेरी बीवी और हमारे दोनों बच्चे ही जाया करते थे, लेकिन क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए इस साल हम मैक्स, हमारे डॉग को भी अपने साथ ले गए। पहले तो मैं उसके साथ ले जाने में हिचक रहा था। मुझे डर था कि वो इस ट्रिप में आकर काफी परेशान होगा, लेकिन मैं कहाँ जानता था कि अगर वो नहीं होता तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि मैं और मेरे परिवार किस खतरे में थे। पहला दिन बिना किसी घटना के पास हो गया। हमने अपने लिए जो बीच हाउस किराए पर लिया था वहां हम जल्दी पहुंच गए, और बच्चे तो बस घर से बाहर निकलकर बीच का मजा लेना चाहते थे। हम धूप सेक रहे थे और हमारा ध्यान मैक्स पर था। वहीं दूसरी तरफ बच्चे समुद्र के किनारे पर दौड़ रहे थे और रेत का माहौल बना रहे थे। हम बहुत अच्छा समय बिता रहे थे, और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया मेरे अंदर एक बेचैनी महसूस होने लगी। मुझे नहीं पता इस बारे में मैं आपको कैसे समझाऊं। वो ऐसा था जैसे कोई हमें लगातार देख रहा था। मैं ये तो नहीं बता सकता था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास काफी गहरा होता गया। मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। हर वक्त मैं बस हर जगह यही देख रहा था कि कहीं हमें कोई देख तो नहीं रहा। सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये सिर्फ मुझे ही महसूस हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मेरा परिवार अच्छा वक्त बिता रहा है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। एक रात मैंने वॉक पर जाने के लिए तय किया। मेरे बच्चे और बीवी बीच हाउस में आराम से सो रहे थे, इसलिए उस वक्त सिर्फ मैं और मैक्स ही थे। सड़कें काफी अंधेरे से भरी थी, और मैं ये देखकर हैरान था कि वो काफी खाली भी थी। मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, और मुझे ये भी लगा कि कोई मुझे देख रहा था, लेकिन मैं हर जगह देखता हूँ पर वहाँ कोई नहीं था। मैं काफी आगे तक आ गया, और तब मैंने फैसला किया मुझे लौट जाना चाहिए। मैं ऐसी जगह पर और नहीं रुकना चाहता था। अचानक मैक्स बीच रास्ते में रुक गया। उसके कान खड़े हो गए, और वो ऐसे गुर्राने लगा जैसे पहले कभी नहीं गुर्राया था। उसने अपने शरीर को पक्का कर लिया और अंधेरे की तरफ देखने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं पहले ही काफी डरा हुआ था, और इस चीज को देखकर और भी ज्यादा घबरा गया। मैक्स, क्या हुआ? क्या तुमने कुछ देखा? मैंने उसे प्यार करते हुए शांत करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई असर नहीं। मैक्स डर का एहसास करते ही पागलों की तरफ भौंकने लगा और लीज छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। आखिरकार वो भागने में कामयाब हुआ और अंधेरे की तरफ भागा। मेरे पास उसका पीछा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस वक्त ना तो मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं, और ना ही इस बात से कि कोई मेरे नजदीक भी है। अगर आपके पास डॉग है तो आप जानते होंगे कि जब वो खतरे में होता है तो किसी भी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं फुल स्पीड के साथ मैक्स के पीछे भागा। उसके भौंकने की आवाज हर जगह गूंज रही थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस जगह पहुंचने में कामयाब रहा। वो 1.5 ब्लॉक तक भागा था। जैसे ही मैंने उसकी लीश पकड़ी, मुझे लगा कि मैक्स अपने पास एक और डॉग को देखकर घबरा गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो दोनों ही भौंक रहे थे, लेकिन एक दूसरे पर नहीं। वो दोनों एक अंधेरी गली की तरफ देख रहे थे। जब मैंने अपनी नजर उस गली की तरफ डाली तो मैंने उसे देखा। एक काली परछाई मुझे घूर रही थी। वो वहीं पर खड़ी खड़ी घूर रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे ने उसका चेहरा छुपा लिया था, लेकिन यह साफ था कि वो हमारा पीछा कर रहा था। मैं इस बात पर यकीन करना चाहता था कि वो कोई बेघर इंसान है या कोई बच्चा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी और वो डरा हुआ नहीं लग रहा था। शायद ये उस समय का खौफ हो सकता था, लेकिन वहां खड़े रहने पर मुझे भयानक डर का आभास हुआ। मैं ना चाहते हुए भी ऐसा महसूस कर रहा था जैसे एक शिकारी के सामने मजबूर जानवर। एक ही झटके में वो आकृति हिलते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगी और मेरा दिल एक बार के लिए रुक गया। मैंने मैक्स को कॉलर से पकड़ा और बीच हाउस की तरफ वापस भागा। वो परछाई हमारा पीछा कर रही थी। मेरे अंदर तेज भागने की लहर दौड़ पड़ी। हालांकि हम दोनों के बीच की दूरी कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो हमें पकड़ ले। मैं समझ चुका था कि मैं कभी किसी भी वक्त घर नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए जैसे ही वो परछाई हमें पकड़ने वाली थी, मैं बीच के पास वाले बाथरूम में घुस गया। मेरे हाथ कांप रहे थे।
मैं फोन निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं पुलिस को बुला सकूं, लेकिन तभी मेरा खून ठंडा पड़ गया। नहीं, मेरा फोन कहाँ गया? कुछ सेकंड तक पागलों की तरह ढूंढते हुए मैंने इस बात का एहसास किया कि शायद उस परछाई से भागते हुए मैंने फोन कहीं गिरा दिया। घर से निकलने से पहले मैं जानता था कि मैंने बड़ी जेबों वाली शॉर्ट्स पहनी हुई हैं, इसमें जिप नहीं है। मैं जानता था कि मेरा फोन गिर सकता है, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैं कंफर्टेबल महसूस करना चाहता था और अब मैं उसकी कीमत चुका रहा था। बाथरूम के दूसरी तरफ वो शख्स जोर जोर से दरवाजे पर लात मार रहा था, अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैक्स भी बहुत डरा हुआ था। पहले तो वो घबराहट में बहुत देर तक भौंकता रहा, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो एक टॉयलेट में अपना मुंह छुपाकर बैठ गया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, मेरा डर भी और ज्यादा बढ़ता गया। कई मिनटों के बाद दरवाजे पर दस्तक होना बंद हो गई, लेकिन दरवाजे के पीछे एक परछाई चलती हुई नजर आती रही। हो सकता है कि वहां के कुछ और लोग गुजर रहे हों, या फिर ये वही शख्स हो जो हमारा पीछा कर रहा था। मैं सच कहूं, मैं देखने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। आखिरकार थक हार कर मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो जिस बाथरूम में हमने पनाह ली थी उसकी लाइट्स बंद थी और दरवाजा खुला हुआ था। मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। मैं ये देखकर और ज्यादा डर गया कि मैक्स मेरे साथ नहीं था। वो कहां चला गया था? मैक्स तुम कहां हो? उस पल में मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। वो हंसी बाथरूम के बाहर से नहीं आ रही थी, वो हंसी ठीक मेरे बगल से आ रही थी। बाहर से आते हुई रोशनी ने बाथरूम में थोड़ा उजाला कर दिया था, सिर्फ इतना जिससे कि मुझे दरवाजे के पीछे छुपी परछाई दिख रही थी। उसका चेहरा काला था, उसकी मुस्कान भयंकर थी और उसकी पीली आंखें मुझे ही घूर रही थी। वो आदमी या फिर वो जो भी था मेरा पीछा कर रहा था, वो ठीक मेरे साथ खड़ा था। मैं घबराकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले कि मैं वहां पहुंच पाता एक ठंडे और सख्त हाथ ने मेरे कंधे पकड़ लिए। उस आदमी को देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा, लेकिन मुझे जोर से धक्का दे दिया गया और मैं जमीन पर गिर गया। पूरे कमरे में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। मैं जल्दी से दोबारा उठा और बाथरूम से बाहर भाग गया। उसने मेरा पीछा करने या मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, वो बस हंसता रहा। मैं भागते भागते पीछा उसकी तरफ जाने लगा। अब मुझे इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने किसी को अपने पीछे नहीं देखा, लेकिन मैं फिर भी रोते हुए भागता रहा। आखिरकार मैं बीच हाउस पहुंच गया जहां मेरा परिवार सो रहा था। मैं उत्तेजित होकर अंदर घुसा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैक्स वहीं था, बिल्कुल सुरक्षित। वो खुद ब खुद वहां से वापस आ गया था, जैसे कि उसे पता हो कि उसे मेरा इंतजार करना है। मैंने पुलिस को फोन किया और उन्हें वो सब बताया जो मेरे साथ हुआ था, लेकिन जब वो आए तो उन्हें उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं मिला जिसने मेरा पीछा किया था। और दूसरी तरफ उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उन्हें मेरा फोन जमीन पर पड़ा हुआ मिला था। उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन वो अभी भी चल रही थी। जब मैक्स उस आदमी पर भौंक रहा था तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। मैं अभी भी वो वीडियो देखकर ये सोच रहा हूँ कि हमें उस रात किस चीज का सामना करना पड़ा था। मैं कोशिश करता हूँ कि इससे ज्यादा प्रभावित ना हूँ, लेकिन मैं बार बार किसी अलग जगह पर वेकेशन के लिए जाने के बहाने ढूंढने लगा हूँ। हर रात जब मैं सोने जाता हूँ तो ना चाहते हुए भी ये सोचता हूँ कि अगर वो चाहता तो वो आदमी मुझे कभी उस बाथरूम से बाहर नहीं निकलने देता। आज मैं सिर्फ इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि वो आदमी चाहता था कि मैं जिंदा रहूं। और कल अगर ऐसा हादसा दोबारा मेरे साथ होता है तो मैं नहीं जानता कि मैं इतना भाग्यशाली रहूंगा कि फिर से बच जाऊं।